तो नमस्कार आप सभी का एक बार फिर सत्ता संगठन और प्रशासनिक गलियारे की उन छिपी छुपाई खबरों को हम सामने लाने की कोशिश करने जा रहे हैं। एक बार फिर खास एपिसोड सुनी सुनाई का, और हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं सुनी सुनाई के लेखक और अग्निमठ अखबार के संपादक श्री रविंद्र जैन जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, थैंक यू। तो सर बिना कुछ वक्त जाया करे शुरुआत करते हैं आज की। पहली आपने हेडिंग दी है सर, मंत्राणी से घबराते आईएएस और आईपीएस। हाँ देखिए आशुतोष जी, मध्य प्रदेश में ये बड़ा चर्चित मामला है, और वो इसलिए है कि मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनकी छवि भी बहुत ईमानदार मंत्री की है। आप समझ गए होंगे मैं जिनकी ओर इशारा कर रहा हूँ, लेकिन उनका स्वभाव कुछ ऐसा है कि उनके विभाग में अधिकारी रहना नहीं चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि अभी उनको इस बार जो मंत्री पद की शपथ लिए लगभग पौने 2 साल करीब होने को आ गए हैं। इस पौने 2 साल में उनका जो विभाग है तकनीकी शिक्षा, उसमें करीब 4 सेक्रेटरी बदल चुके हैं अभी तक। यानी कि जो अधिकारी आता है वो वहाँ काम कम करता है और जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से उनका एक दूसरा विभाग है खेल, वहाँ संचालक के पद देखेंगे तो संचालक पे भी इस बार तीसरा अधिकारी आकर बैठा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर क्या कारण है, ईमानदार अधिकारी, अच्छे अधिकारी, काबिल अधिकारी भी उनके विभाग में उनके साथ काम नहीं कर पाते हैं। जबकि ये भी बात सही है कि मंत्री का जो छवि है वो बहुत ईमानदार मतलब राजनेता के रूप में है। इसके बाद भी यशोधरा जी के साथ कोई काम नहीं कर पाता है। इसका क्या कारण है, मैंने इसीलिए इसको सुनी सुनाई में लिया है। मैं चाहता हूं कि यशोधरा जी अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाएं, ताकि कम से कम अधिकारी लंबे समय तक आपके साथ काम कर सकें। चलिए, और अगली हेडिंग सर और भी बड़ी रोचक है और बड़ी मजेदार है, कुत्ते का जन्मदिन। हाँ जी, मैंने इसलिए लिया है कि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। मंत्री जी का, अधिकारी का, मंत्री जी का, विधायक का या नेता का यदि जन्मदिन होता है तो पूरे शहर की दीवारों को पाट दिया जाता है बधाइयों से। बालाघाट में भी ऐसा ही हुआ। बालाघाट में जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ विधायक हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं बिसेन साहब, उनका जन्मदिन 1 तारीख को था और पूरा शहर पाट दिया गया था उनके होर्डिंग से, उनके पोस्टरों से। वहाँ कुछ लोगों को ये नागवार गुजरा, और वो लोग कहीं ना कहीं उसका एक इस तरह का कुछ काम करना चाहते थे जिससे उनको नीचा दिखाया जा सके। और मैंने ये देखा कि वहां पर उतने ही बड़े होर्डिंग, जितने बड़े होर्डिंग विधायक जी के लगे थे, लगभग उतने ही बड़े होर्डिंग कुत्ते के लगाए गए और लिखा गया आज हमारे कुत्ते का जन्मदिन है। और यही नहीं किया गया, बल्कि शाम को एक तरफ मंत्री जी का केक कट रहा था तो दूसरी ओर उस कुत्ते का केक काट कर लोग ये कहने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि जन्मदिन आपका निजी मामला है, आप घर में मनाइए, आप व्यक्तिगत करिए, पर पूरी जनता, पूरे शहर को इससे होर्डिंग से मत पाटिए। इस तरह का संदेश बालाघाट की जनता ने देने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि इस संदेश का असर मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। यदि मध्य प्रदेश में इसका असर पड़ता है तो नेताओं को कम से कम दीवाना रखना कम करना चाहिए। पद और प्रतिशत जब चली जाती है सर तो उसका भी एक साइड इफेक्ट है। हाँ निश्चित तौर पे, लेकिन अभी विशेष साहब के ना तो पद गया है क्योंकि केवल मंत्री पद गया है, विधायक तो वो अभी भी हैं। और बालाघाट में ऐसा लगता है कि वो मंत्री के रूप में ही पूजे जाते हैं, उनका एक तरफा चलता रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो बड़ा डेयरिंग एक्ट है। आपने अगली हेडिंग दी है सर, बहुत तेज बैटिंग कर रहे हैं मंत्री जी। हाँ जी, मैंने हालांकि खबर में नहीं लिखा है, लेकिन जो खबरें मेरे पास आ रही है, एक मंत्री हैं मध्य प्रदेश के जिनके बारे में पिछले दिनों हाई कोर्ट ने बहुत विपरीत टिप्पणी की, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। और उन मंत्री के बारे में जो खबरें हैं वो ये हैं कि बहुत तेज चल रहे हैं, और उनके स्टाफ के लोगों के बारे में भी तमाम आरोप लग रहे हैं। मंत्री जी पे भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कुछ प्रस्ताव ट्रांसफर के भेजे थे मुख्यमंत्री समन्वय में, क्योंकि जब तबादलों पे पाबंदी होती है तो यदि आपको कोई तबादला करना है तो मुख्यमंत्री के यहाँ फाइल भेजनी पड़ती है। सीएम ने जब मंजूरी दे दी उसके बाद भी आदेश तब निकले जब वो मंत्री जी का स्टाफ पूरी तरह संतुष्ट हो गया और जिन लोगों से जो भी प्रॉमिस थे वो पूरे कराए गए। तो ये तमाम सारी बातें जब निकल कर आई तो मैंने इसको अपनी सुनई सुनाई में इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कि मंत्री जी की शिकायत सत्ता और संगठन तक पहुंची है। मुख्यमंत्री जी कभी भी उन्हें बुलाकर, जैसा पिछले दिनों हमने देखा कि बिसाहूलाल सिंह को उन्होंने बुलाकर डांटा कि आप बोलते समय जरा ध्यान रखिए क्योंकि हमारे तमाम सारे बोर्ड बिखर सकते हैं, इसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी इन मंत्री को भी बुलाकर समझाइश दे सकते हैं कि आप जरा कम बैटिंग करिए, बहुत तेज बैटिंग कर रहे हैं, आपके कारण हाईकोर्ट भी विपरीत टिप्पणी कर चुका है, जिसका उल्लेख सुनी सुनाई के पिछले एपिसोड में आपने किया। जी जी। अगली हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है मध्य प्रदेश के वित्त विभाग का अड़ियल रुख। देखिए, वित्त विभाग के बारे में इस समय वाकई बड़ा चौंकाने वाला है
कि वित्त विभाग में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो कुछ अड़ियल भी हैं और कुछ शक्की भी हैं। उन्हें हर बात पर शक होता है। यदि कोई अधिकारी उनसे फंड मांगने की बात करता है कि साहब हमारा ये बजट पारित है, हमें ये फंड चाहिए, तो एक ये जो अधिकारी हैं वो फंड देने के बजाय उनकी शिकायत करते हैं कि इन्हें ठेके पे पैसा चाहिए, इन्हें कहीं ना कहीं खरीदी करनी है इसलिए पैसा चाहिए। अरे भाई वो तो उनका बजट, उनका सैंक्शन है, उन्हें तो फंड देना, रिलीज करना ही है। लेकिन इस तरह की शिकायतबाजी हो रही है जिससे अधिकारियों में बहुत गुस्सा है। देखिए कोई अधिकारी खुलकर नहीं बोलता है, लेकिन हमें जो अंदर करके, इसलिए हमने इस कलम का नाम सुनी सुनाई रखा है कि जब हम वल्लभन में घूमते हैं और जो हमारे कानों में तक खबर आती है हम उसको यहाँ तक लाने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन एक बड़ी चौंकाने वाली बात मुझे वित्त विभाग की पता चली आशुतोष जी, और वो ये कि तिलन संघ जब बंद किया गया तो उनके कर्मचारियों को अलग अलग विभागों में समायोजित किया गया, सम्मिलित किया गया, प्रतिनियुक्ति में भेजा गया, जीएडी में भेजा गया, सहकारिता में भेजा गया, कृषि विभाग में भेजा गया। और ये जब यहाँ सम्मिलित हो गए तो उनको उनके अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वित्त विभाग लगातार उनके अधिकार देने को तैयार नहीं है। पिछले 3-4 साल से फाइल चल रही है और ये जानकर आश्चर्य होगा आपको कि तिलन संघ के कर्मचारी कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको पूरे सरकारी कर्मचारी के अनुसार इनको हक मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वित्त विभाग इसको मतलब निर्णय लेने में अक्षम है या निर्णय नहीं लेना चाहता है। और 25 से अधिक, 25 की जानकारी तो मुझे अभी विधानसभा के पटल पर रखी है सरकार ने, 25 अवमानना के केस सरकार के खिलाफ अभी तक दर्ज हो गए हैं। इसके बाद भी निर्णय ना होना यह दर्शाता है कि हम वकीलों को पैसा दे देंगे, कोर्ट कचहरी में मामलों को फंसाएंगे, लेकिन जो कर्मचारी सरकार का है, सरकार को अपना मानता है, सरकार का अंग है, उसे अपने अधिकार नहीं मिलेंगे। तो मेरा यह कहना है कि मैंने सुनी सुनाई के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि आप इस चीज को देखें, मुख्यमंत्री जी देखें, वित्त मंत्री जी देखें, और जिन विभागों में वो कर्मचारी गए वहां के मंत्री देखें कि उन कर्मचारियों को उनका लाभ मिले, बजाय हम कोर्ट कचहरी में इनको फंसाएं। और वित्त विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमों के अनुसार चले, अपने को थोड़ा अड़ियल ना करें और ना ही इस तरह का शक करें कि हम पैसा दे रहे हैं तो उससे केवल भ्रष्टाचारी होगा। बिल्कुल, हम ब्रह्मास्मि का भाव हटाइए साहब, ये जनता का पैसा है, जनता तक पहुंचने। अगली हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कांग्रेस में जूतम पेजार। सर इसमें तो कांग्रेस में फिर जूतम पेजार भी कर सकते थे। देखिए कांग्रेस में गुटबाजी शुरू से रही है। मैंने जब से होश संभाला है 35-37 साल की पत्रकारिता में मैंने देखा है कि गुट रहे हैं कांग्रेस में। लेकिन मैंने मध्य प्रदेश में पहली बार देखा कि कोई जिला अध्यक्ष अपनी ही पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये भी बोले कि 600 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, जिसके आरोप भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर लगे हैं, वो आरोप भी वो अपने ही नेता पर लगा दे। झाबुआ का आप देखिए, झाबुआ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महेश पटेल है, वो पिछला उपचुनाव हार गए। उनका ये मानना है कि हमको कांतिलाल जी भूरिया ने हराया, तो उसने अपनी पार्टी में शिकायत भी कर दी, सारी चीज चल गई, पार्टी उसकी जांच भी कर रही है। लेकिन अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने झाबुआ में, और उन्होंने कहा है कि जो 600 करोड़ का घोटाला हुआ है पाइप खरीदी का और दूसरी तमाम चीजों का, उस घोटाले में भी हमारे ही नेता शामिल हैं। मतलब कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। महेश पटेल जी ने आरोप लगाया, अलीराजपुर के कांग्रेस के विधायक हैं मुकेश पटेल, मुकेश रावत भी लिखते हैं वो, उन्होंने आरोप लगाया, कांतिलाल भूरिया पे सीधा आरोप लगाया। अब कांतिलाल भूरिया इन आरोपों के बाद कमलनाथ जी के दरबार में बैठे हुए हैं, उनके सामने बैठे, और ये इस बात पे अड़े हुए हैं कि मुकेश और महेश पटेल यदि पार्टी में रहेंगे तो वे काम करने की स्थिति में नहीं है। मुझे जो जानकारी मिली है आशुतोष जी, वो ये मिली है कि कमलनाथ जी कल या परसों भोपाल आने वाले हैं, और ये आने के बाद सबसे पहले महेश पटेल को नोटिस दिया जाएगा, और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में महेश पटेल को जिला अध्यक्ष पद से भी हटाया जा सकता है और कांग्रेस से निलंबित भी किया जा सकता है। बड़ी खबर है। लेकिन सर इस ट्रेंड के बारे में क्या कहेंगे, जो हमने दमोह में भी देखा था कि राहुल लोधी जब चुनाव हारे तो सीधे तौर पर जयंत मलैया जी के ऊपर आरोप लगा दिए थे, और ये दोनों ही पार्टी में देखने आ रहा है कि जब चुनाव हारते तो अपनी पार्टी पे भीतरघात के ज्यादा आरोप लगते हैं, बनस्पति ये कि भाई दूसरे ज्यादा दमदार थे। ये किस तरह से आप देखते हैं? देखिए ये तो स्वाभाविक चीजें हैं। जयंत मलैया के बेटे टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, और जयंत मलैया ने बेशक विरोध नहीं किया हो, लेकिन हारने वाला तो यही कहेगा कि मुझे इन्होंने ही हरवाया है। अरे भाई आपकी छवि इतनी अच्छी होना चाहिए कि कोई विरोध भी करे तो भी आप जीत जाएं। लेकिन क्या होता है कि अपनी कमी को छुपाने के लिए कई बार जो प्रत्याशी होता है अपनी हार का ठीकरा किसी न किसी के सिर पे फोड़ना चाहता है, और इसी प्रकार से महेश पटेल ने अपने हार का ठीकरा कांतिलाल भूरिया पे फोड़ दिया, और राहुल लोधी ने अपनी हार का ठीकरा जयंत मलैया पे ठोक दिया। लेकिन ये मतलब एक सामान्य चीज है, सामान्य प्रक्रिया है, मानवीय स्वभाव है, ये चलता रहेगा और चलता है और चलता रहेगा। और अंत में आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित किया है, और मैं चाहूंगा कि कम से कम जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उस खबर को ध्यान से सुने जो सर ने इसमें हेडलाइन दी है, वो है सर भोपाल में ईसाई मिशनरी का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। ये इस बात को मैंने इसलिए लिया है
कि अभी कुछ दिनों से लगातार आप देख रहे होंगे पूरे देश भर से खबरें आ रही हैं कि ईसाई मिशनरी के लोगों पे हमले हो रहे हैं। अपने गंजवासौदा में देखा मध्य प्रदेश में, और ईसाई मिशनरी के जो राष्ट्रीय नेता हैं जो नेतृत्व करते हैं, उन्होंने मीडिया में आके बोला है कि देश भर में जितनी भी ईसाइयों पे हमले की घटना है उसमें मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। यानी मध्य प्रदेश में काफ़ी घटनाएं हो रही हैं। तो मुझे एक जानकारी मिली और बड़ी मेरे सूत्रों से जानकारी मिली कि भोपाल के जो अमोनी हैं, यानी हम जब विदिशा जाते हैं भोपाल से तो सूखी सेवनिया से राइट एंड पे एक अमोनी गांव है, और गांव पूरा फॉरेस्ट है, जंगली गांव है, और उस गांव के अंदर 125 एकड़ जमीन ईसाई मिशनरी ने अपनी संस्था के नाम से खरीदी है। चलिए, जमीन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां पता चला कि उन्होंने एक बिल्कुल जंगल के बीच में एक छोटा सा उन्होंने एक आवासीय स्कूल बनाया है, और स्कूल में उन्होंने सारे स्टाफ, चाहे वो पढ़ने वाले हों पढ़ाने वाले हों, वो ट्राइबल लोगों को ही रख रहे हैं। वो झारखंड से काफ़ी लोग आए हैं, पढ़ने वाले बच्चे कुछ गाँव के कुछ बाहर के बुलाए गए हैं उन्होंने। तो ऐसी मुझे वहाँ के गांव वालों ने संकेत दिए हैं कि ये 125 एकड़ में एक बहुत बड़ा सेंटर ईसाई मिशनरी का बन रहा है। यदि पॉजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग वहाँ हैं वो सब कन्वर्टेड लोग हैं, यानी सबका धर्मांतरण हुआ है। जो वहाँ आ रहे, जो पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, झारखंड से जो बच्चियाँ या महिलाएं यहाँ पढ़ाने आई हैं, जो स्टाफ है, अधिकांश लोग वो आदिवासी हैं जिन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया है। तो ये एक आशंका होती है कि ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में यहाँ इस तरह की संस्था शुरू होने से यहाँ कोई धर्मांतरण की प्रक्रिया तो नहीं होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यदि इस तरह का कोई विरोध होता है तो ईसाई मिशनरी ये बोलेंगे कि हम पर आरोप लगा रहे हैं, हमले हो रहे हैं। तो इन तमाम सारी चीज़ों पर अभी चिंतन करने की आवश्यकता है। ना तो मैं ये आरोप लगा रहा हूँ कि इस संस्था के वजह से धर्मांतरण होगा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि एक बड़ा सेंटर ईसाई मिशनरी का, मतलब मध्य प्रदेश, ये जो कि भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, भोपाल जो मध्य प्रदेश का हृदय स्थल है, यानी कि सेंटर इंडिया में एक बड़ा सेंटर या ईसाई मिशनरी का बन रहा है। ये जानकारी जो मुझे मिली वो मैंने रखने की कोशिश की है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसा तथ्य सामने आपने रखा। निश्चित तौर पर अगर सर ये धर्मांतरण कराना ही है, और कई बार कहते हैं कि भाई वो तो अपने मन से कर रहे हैं, तो खुलेआम करवाइए, आप बिल्कुल समारोह कराइए, शहर में बिल्कुल उसके पर्चे छपवाइए कि देखिए स्वेच्छा से यहाँ पर आ रहे हैं, वो हमारे ईसाई धर्म में वो धर्मांतरित हो रहे हैं। ये छुपकर जंगल में इस तरह के जो हरकतें की जा रही हैं, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया है। उम्मीद करते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी पर इसकी निगाह पड़ेगी। तो आज के सुनी सुनाई के इस खास एपिसोड में इतना ही, और पर्दे के पीछे की जानकारी के लिए और क्या कुछ आप जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। रविंद्र सर का नंबर भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप उन्हें भी संपर्क कर सकते हैं। अगर उन्होंने आपका फोन उठाया तो हो सकता है कि और जानकारी आपको हासिल हो सके। तो फिलहाल अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाजत। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।